हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम थॉट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसमें एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है रिसर्च मेथड्स का, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट कैसे कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। उनको कैसे आइडिया लगता है कि क्या थॉट्स चल रहे हैं किसी भी पेशेंट के या क्लाइंट के माइंड में, जिससे वो उसके अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उसके बारे में कैसे पता लगाते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो टेक्निक इन्होंने डिस्क्राइब की हुई है पूरे पैराग्राफ में, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, उस टेक्निक का नाम है वर्बल प्रोटोकॉल एनालिसिस। वर्बल प्रोटोकॉल एनालिसिस में मोस्टली ये क्या टेक्निक होती है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि जो भी वो सोच रहे हैं अपने माइंड में उसको अलाउड सोचें। अलाउड मतलब बोल बोल के थिंक करें। तो जब वो बोल के थिंक करते हैं तो जो भी वो सोच रहे हैं उस टाइम पे वो चीज़ साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसको नोट करते रहते हैं। तो ये जो ऊंचा बोल के सोचने का तरीका होता है इसको बोलते हैं वर्बल प्रोटोकॉल एनालिसिस। इसी टेक्निक को वो अपने उसमें यूज़ करते हैं। लोगों की थिंकिंग अलाउड भी बोल सकते हो आप इसको। थिंकिंग अलाउड प्रोसीजर होता है जिसमें वो कॉग्निटिव असेसमेंट टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि रिएक्शन टाइम कितना है, एरर कितनी है, ये सब चीज़ें वो नोट करते हैं आगे जो भी उनको चीज़ें देखनी होती हैं। तो यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि आपको पता हो कि वर्बल प्रोटोकॉल एनालिसिस होता है, जिसमें एक टेक्निक यूज़ करते हैं किसी भी पेशेंट की या क्लाइंट की कॉग्निटिव प्रोसेस को जानने के लिए, और उसे बोलते हैं कि वो ज़ोर से बोल बोल के सोचे। अगर कोई डिसीजन ले रहा है जैसे कोई, तो वो जो हम माइंड में सोचते हैं डिसीजन लेते टाइम वो उसको बोल बोल के डिसीजन ले, सोच के डिसीजन ले, लेकिन वो बोले उसको साथ में वर्बली बोलता रहे। तो ये टेक्निक होती है इसमें। अब रीजनिंग पे चलते हैं। कॉग्निशन का पहला हमने थॉट्स था, थॉट्स के बारे में, थिंकिंग के बारे में पढ़ लिया, पहला जो पार्ट होता है कॉग्निशन का। दूसरा पार्ट है कॉग्निशन का रीजनिंग। रीजनिंग में मेनली रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि कंक्लूजन निकालना, किसी भी सिचुएशन का कंक्लूजन निकालना, उसको बोलते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसमें से हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं। इसमें दो टाइप की रीजनिंग होती है। एक ऐसी रीजनिंग होती है जैसे एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल रीजनिंग। उसमें आपको सिचुएशंस फिक्स्ड दी होती हैं, आपको उन्हीं सिचुएशंस में से कंक्लूजन निकालना होता है। जैसे सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको दो प्रीमाइसेस दिए हुए हैं और उसमें से तीसरा कंक्लूजन आपने निकालना है। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हमने देखे हैं एग्जाम में, जिसके वेन डायग्राम वगैरह वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ऑल पीपल आर चर्च गोअर्स, ऑल पॉलिटिशियंस आर चर्च गोअर्स। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन निकालते हो, देयरफॉर ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। तो ये तो हो गया कि फॉर्मल रीजनिंग आप कर रहे हो। दैट मीन्स आपको फिक्स्ड सिचुएशंस दी हुई हैं, उसी में से ही रीजनिंग कंक्लूजन निकालना है। इसमें आप सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एवरीडे रीजनिंग। एवरीडे रीजनिंग मतलब कि हम जो डे टू डे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में जो कंक्लूजन निकालते रहते हैं हर सिचुएशन से रिलेटेड, उसको एवरीडे रीजनिंग बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है कि एवरीडे रीजनिंग में हमारी क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे हम प्लान करते हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से कि आगे जाके हम किस तरीके से कोई चीज़ पूरी करेंगे। कमिटमेंट करते हैं किसी को मिलने का, ये सोच के कि हमारे क्या शेड्यूल है, उसके बेस पे हमारा कौन सा टाइम फ्री होगा तो हम उससे मिलेंगे, कमिटमेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आ जाता है एवरीडे रीजनिंग में। इसमें क्या होता है कि सिचुएशन फिक्स नहीं होती है, क्योंकि आपकी एवरीडे लाइफ की रीजनिंग है जिसको एवरीडे रीजनिंग बोलते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास दो या तीन ही सिचुएशन फिक्स्ड है, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन। तो अब उस तरह की सिचुएशन में जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, अगर आप उस टाइप की सिचुएशन में कंक्लूजन निकालते हो किसी चीज़ का, तो उसको रीजनिंग बोलते हैं। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व ऑफन हैव सेवरल पॉसिबल आंसर्स। तो इस तरह की रीजनिंग में क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड सिचुएशन है तो फिक्स आंसर्स होंगे, एक आंसर होगा या दूसरा होगा बस। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हों उसके। एंड दे आर रिलेटेड टू इश्यूज एंड क्वेश्चंस ऑफ डेली लाइफ। जो हमारे डेली लाइफ के इश्यूज हैं उससे रिलेटेड होते हैं। अब जैसे इन्होंने जो एग्जांपल दिया है कि इमेजिन करो कि आपका जो नेक्स्ट डोर नेबर है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। आपका यू एंड योर नेबर शेयर अ ड्राइव वे लीडिंग टू योर गैरेजेस। तो एक पर्टिकुलर रोड है जो आप दोनों की गैरेजेस की तरफ जाती है,
और वो बहुत नैरो है, तो एक एक टाइम पे एक ही कार वहाँ से जा सकती है. Lately, your neighbor has taken to parking her car midway down the driveway next to her side door. This prevents you from putting your own car. अब बाई चांस ऐसा है कि कुछ ड्राइव वे बना हुआ है, उसमें से आप दोनों को जाके अपने अपने गैरेज में कार जो है उसको लगा के आना है इस तरीके से. और वो ड्राइव वे इतना पतला है कि अगर यहाँ पे बीच में उस नेबर ने कार खड़ी कर दी है, उस ड्राइव वे के इस साइड पे कोई कार खड़ी कर दी है, तो आपकी कार यहाँ से नहीं जा सकती है. तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है कि वो यहाँ कार खड़ा करके भूल गया आपका नेबर, तो अब आप उसमें क्या रीजनिंग देते हो? आप उसमें 2-3 कंक्लूजन निकालते हो कि शायद हो सकता है थोड़ी देर के लिए खड़ी करी हो, वो वापस आके हटाए. या और क्या आप इसमें रीजनिंग देते हो कि बहुत दिन से अगर आपको लगता है वो ऐसे ही खड़ी है कार वहाँ पे, तो आप सोचते हो कि हो सकता है वो बीमार हो गया हो. तो अब यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन है कि आपकी कार यहाँ से एंटर करेगी इधर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में दूसरी कार खड़ी हुई है जो आपके नेबर की है, इस वजह से आपकी कार नहीं जा पा रही है. ये सिचुएशन है. अब यहाँ पे आपको रीजनिंग करनी होती है पहले कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, उसी हिसाब से आप रिएक्शन करोगे ना, पहले आप रीजनिंग करोगे. सो वन पोटेंशियल प्रीमाइस माइट बी शी हैज़ बीन क्वाइट इल लेटली, कि वो बहुत बीमार है, हो सकता है. दूसरा ये हो सकता है पीपल हु आर इल आर वीक एंड डोंट वांट टू वॉक अलॉट. तो हो सकता है कि उसका डोर, उसके घर का डोर इधर ही है, तो वो गैरेज तक कार पार्क ना करना चाहे, उसने यहीं पे उतर के अपने घर में चलेगी क्योंकि वो बीमार थी. ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आना शुरू हो जाती है ना कि यहाँ कोई क्यों खड़ा करेगा कार, जब उसे पता है कि यहाँ से दूसरी कार भी आनी है. तो आप यही सोचते हो कि वो बीमार है या फिर थोड़ी देर के लिए खड़ा करके गया. ये सारी रीजनिंग आपके माइंड में घूमने लग जाती है. ऑल्दो शी इज़ अ नाइस पर्सन शी इज़ टू इल, तो वो बहुत अच्छी है वैसे तो, बट हो सकता है वो बहुत बीमार है इसलिए उसने ऐसा किया हो. तो इस तरीके से आप रीजनिंग करने लग जाते हो. आपके कंक्लूजन अलग अलग हो सकते हैं. आप उसको इरिस्पॉन्सिबल मान सकते हो, आप उसको बीमार मान सकते हो. अब यहाँ पे क्या है, ये एवरीडे रीजनिंग है क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन फिक्स नहीं है. यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे उसको कार छोड़ने का. तो इस तरीके से जब हमें एवरीडे लाइफ में सिचुएशंस फेस करते हैं तो हमें रीजनिंग करनी पड़ती है अपने रिएक्शन के पहले. जैसी रीजनिंग हम करते हैं उसी तरीके से हम रिएक्ट करते हैं. अगर हम रीजनिंग करेंगे कि बीमार है तो हम जाके उससे आराम से बात करेंगे, उसको देखेंगे जाके. अगर हम रीजनिंग करेंगे कि वो बदतमीज़ है तो हम जाके उससे लड़ेंगे. तो इस तरीके से हम कंक्लूजन निकालते हैं रीजनिंग के बेस पे. So notice that in this situation the premises are not specified for you as in syllogism. तो जैसे syllogism में दो चीज़ें दी होती हैं उसके बेस पे आप कंक्लूजन निकालते हो. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दो ही चीज़ें या दो ही रीज़न दिए हुए हैं जिसके बेस पे आप कंक्लूजन निकाल रहे हो. The one you choose will probably depend on numerous factors. अब आप कौन सा रीज़न चूज़ करोगे वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा. अगर आपका एक्सपीरियंस पहले से अपने नेबर के साथ ख़राब है तो आप उसको रीजनिंग दोगे कि इसकी आदत ही ऐसी है, इसको जाके लड़ना चाहिए. अगर आपका एक्सपीरियंस उस नेबर के साथ अच्छा है तो आप उसको दूसरे तरीके से रीजनिंग दोगे. तो ये हो गई दो टाइप की रीजनिंग. अब इसमें सम बेसिक एरर्स भी हैं. रीजनिंग में क्या एरर होती है? पहली एरर है रोल ऑफ मूड स्टेट्स. मूड स्टेट्स मतलब जो हमारे करंट मूड और इमोशन होते हैं उसका जो रोल होता है. जब भी हम रीजनिंग करते हैं या जब भी हम कंक्लूजन निकालते हैं किसी बात का तो उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है हमारे मूड के ऊपर. अगर हमारा मूड अच्छा होता है तो हम पॉजिटिवली रीजनिंग करते हैं, अगर हमारा मूड ख़राब होता है तो नेगेटिवली रीजनिंग करते हैं. द पॉजिटिव मूड कैन ऑल्सो रिड्यूस आवर एबिलिटी टू रीजन इफेक्टिवली. मतलब इसमें यह दिया हुआ है, एक तो ये चीज़ है कि अगर आपका ख़राब मूड है तो हो सकता है कि आप गलत डिसीजन ले लो, गलत रीजनिंग कर लो, गलत कंक्लूजन निकाल लो. एक इसमें एक अजीब सी चीज़ यहाँ लिखी है जो बहुत सरप्राइजिंग है. ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मूड हो तो भी आप कई बारी ठीक से रीज़न नहीं कर पाते हो. एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मूड में भी लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही रीजनिंग नहीं कर पाते हैं. उससे रिलेटेड एक स्टडी की है यहाँ पे. ऑक्सफोर्ड एंड कोलीग्स, इन लोगों ने एक स्टडी करी हुई है जिसमें दे यूज्ड ब्रीफ फिल्म क्लिप्स टू इंड्यूस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल मूड इन द स्टडी पार्टिसिपेंट्स. मतलब कुछ इन्होंने पार्टिसिपेंट्स बुलाए, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया. एक ग्रुप को पॉजिटिव कुछ ऐसे कॉमेडी फिल्म दिखा दी जिससे उनका मूड अच्छा हो गया. एक ग्रुप को
बहुत ही सैड फिल्म दिखाई जिसका मूड नेगेटिव हो गया, और एक को न्यूट्रल दिखाया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब इस तरह से उनका मूड चेंज कर दिया। उसके बाद उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी, एनालिटिकल प्रॉब्लम दी सॉल्व करने के लिए, जिसमें बहुत एनालाइज करना पड़ता है। Interestingly, the participants in the positive mood condition required significantly more trials to solve the problem than in the other group. तो रिजल्ट ऐसा आया कि जो अच्छे मूड में थे पार्टिसिपेंट, जिन्होंने कॉमेडी फिल्म देखी थी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एज कम्पेयर टू बाकी दोनों ग्रुप्स। So apparently inducing positive mood states makes more and more diffuse memories available to us. Definitely an asset if the task at hand requires a creative solution. तो इसमें ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि ज़्यादा पॉजिटिव मूड में भी हमारी जो क्रिएटिव मेमोरीज होती हैं वो इतना अच्छे से काम नहीं करती हैं। मेमोरीज हमारी जो डिफ्यूज़ हो जाती है, इसलिए क्रिएटिव सॉल्यूशन हमारे जो है वो इतने अच्छे से नहीं होते हैं ज़्यादा पॉजिटिव मूड में भी। सॉल्विंग एनालिटिकल टास्क लाइक द वन यूज्ड इन द स्टडी हाउएवर relies less on the long term memory retrieval and more on the ability to work through the discrete steps necessary to solve the problem. In short, a positive mood state does not guarantee that our ability to reason effectively will be enhanced. तो मेनली बोल रहे हैं कि मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव मूड में हो तो आप एकदम परफेक्टली वो करोगे, रीजनिंग करोगे। फिर आ जाता है कि बिलीव्स का क्या रोल होता है। बिलीफ मतलब कि जो हम बिलीव करते हैं, जो इमोशनली हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। इमेजिन अ पर्सन दैट विद डीपली हेल्ड कन्विक्शन अगेंस्ट डेथ पेनल्टी लिसन्स टू अ स्पीच फेवरिंग कैपिटल पनिशमेंट। अब कोई पर्सन है जिसका बिलीफ है कि डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, वो अगर कोई ऐसी स्पीच सुनता है जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट को फेवर किया जा रहा है, जो स्पीकर है वो कॉन्टीन्यूसली बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहा है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है या डेथ पेनल्टी है वो देनी चाहिए ताकि क्राइम कम हो सके, लेकिन जितने भी लिसनर्स हैं वहाँ पे वो सुन रहे हैं और मोस्टली वो इस तरह की बातें या इस तरह के प्रूफ उनके सामने रख रहे हैं जिससे वो उनकी कंक्लूजन मतलब बिल्कुल मैच कर रहे हैं स्पीकर से। मतलब जैसे स्पीकर कंक्लूड कर रहा है कि डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड होती है ताकि आगे इविल जो है, जितने भी क्राइम है वो ख़त्म हो सके, तो उस तरीके से वो इतना ज़्यादा कन्विंस कर रहा है सारे लिसनर्स को कि वो उनकी बात में आके वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कंक्लूजन है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जो एक लिसनर है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो टोटली उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसके सारे कंक्लूजन को। वो क्यों उसको रिजेक्ट कर रहा है? वो उसकी सारी रीजनिंग को सबको रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसका बिलीफ ये नहीं है। उसका बिलीफ ये है कि डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए, और वो जिस तरह से भी वो स्पीकर उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगा या जितने भी उसके सामने आर्ग्यूमेंट वो रखेगा, ये लिसनर जो पर्टिकुलर लिसनर है ये वाला, ये उसकी बात नहीं मानेगा, ना ही उसके कंक्लूजन से अपनी थिंकिंग को मैच करेगा। तो इससे क्या होगा कि उसका स्पीकर का कंक्लूजन वीक होगा क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो वट एवर योर व्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, द जनरल प्रिंसिपल रिमेन्स द सेम। When powerful beliefs come face to face with logical arguments, it is often the later that give away. तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों के ही लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो पहले वाला जो बिलीफ है वो वीक पड़ जाएगा क्योंकि दूसरा वाला उसको अपना कंक्लूजन जो है उसको करने नहीं दे रहा, होल्ड नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रीजनिंग के में एरर क्या चीज़ आ रही है? एरर ये आ रही है कि उसका बिलीफ उसके कंक्लूजन के बीच में आ रहा है, सिर्फ उसका बिलीफ। फिर आता है नेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट के बेस में भी कई बार हम गलत तरीके से कंक्लूड कर लेते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट का जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप कोई नई जगह पे जाते हो, कोई नए रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, वहाँ पे कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, आपने उनसे इन जनरल पूछ लिया कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और अब आपने पर्टिकुलरली ये नहीं पूछा कि फूड का एक्सपीरियंस कैसा था या नेचुरल उसका एटमॉस्फेयर कैसा था। आपने जनरल एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस या हाउ वाज इट। अब इट का क्या मतलब है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो वो नहीं पता, बट उन्होंने रिप्लाई कर दिया इट वाज ग्रेट।
अब दोनों के केस में हमें ये नहीं पता कि आपने इट में क्या पूछा और उन्होंने इट में क्या रिप्लाई किया, लेकिन फिर भी हमने कंक्लूड कर लिया कि वो खाने की बात कर रहे हैं। शायद वो अंदर की फूड सर्विस की बात कर रहे हैं और वहाँ के खाने की बात कर रहे हैं या क्वालिटी की बात कर रहे हैं फूड की। क्योंकि हमने ये कैसे कंक्लूड कर दिया, क्योंकि वहाँ का सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखे, बहुत भीड़ दिखी और बहुत खुश हैं लोग और बहुत अच्छे से खा रहे हैं, बहुत हैप्पी फेसेस हैं, एरोमाज आ रहे हैं अलग अलग टाइप के बहुत टेम्पटिंग से। तो आपने उस कंक्लूजन को उस कॉन्टेक्स्ट में मान लिया कि ये खाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक एरर हो गई कि क्लैरिटी नहीं थी कि आपने पूछा क्या, आंसर में भी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट के बेस में हमने कंक्लूड कर दिया जो हमें वहाँ पे मानना था। फिर एक आ जाता है कंफर्मेशन बायस। ये भी एक और एरर होती है जब हम कंक्लूड करते हैं। कंफर्मेशन बायस में हम पॉजिटिव एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ में हमारा बिलीफ होता है हम उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं। जैसे हमारा जो ऊपर पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट है, उसका ये बिलीफ है कि डेथ पेनल्टी नहीं देनी चाहिए क्राइम के। अब वो क्या करेगा, वो उसको काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिखेंगे जिसमें ये लिखा हुआ आएगा कि जो कैपिटल पनिशमेंट है वो सही है, लेकिन फिर भी वो वाले आर्टिकल ज़्यादा ढूंढेगा जहाँ पे उसको उसके अगेंस्ट कोई चीज़ लिखी हुई मिलेगी। वो उस तरह के आर्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देगा जहाँ पे उसको एंटी डेथ पेनल्टी के व्यूज़ मिलेंगे और वो उसी को कंसीडर करेगा, वो दूसरे वालों को कंसीडर ही नहीं करेगा। और उन आर्टिकल्स को पढ़ के वो अपने बिलीफ को और ज़्यादा कंफर्म कर लेगा। तो ये होता है कंफर्मेशन बायस कि आप अपने कंक्लूजन को और ज़्यादा कंफर्म कर रहे हो वो सारी चीज़ें पढ़ के। बेशक वो वाले आर्टिकल्स एक दो ही होंगे जो इसकी बिलीफ से मैच कर रहे हैं और बाकी 98% आर्टिकल्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट है, लेकिन पर्टिकुलर ये पर्सन क्या करेगा, उन्हीं 2% आर्टिकल्स को पढ़ के अपने आप को एक अपनी कंक्लूजन को वो करेगा, कंफर्म कर देगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। तो ये हो गया कंफर्मेशन बायस। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है हाइंडसाइट। हाइंडसाइट मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें पता होता है, हम कंक्लूजन हमारे माइंड में होता है कि इसका रीज़न अगर ये हम एक्शन लेंगे तो उसका ये इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम वो एक्शन नहीं लेते हैं और बाद में हम उसको बोलते हैं कि हमें पता था, तो उसको बोलते हैं हाइंडसाइट। ये भी एक तरह की एरर होती है जब भी हम रीजनिंग करते हैं या कंक्लूजन देते हैं किसी चीज़ को। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें लिखा है हाइंडसाइट इज बेटर देन फोरसाइट। What it means is that after specific events occur, we often have the impression that we could have predicted or actually did predict them. This is known as hindsight effect. तो मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज आप कोई मैच देख रहे हो और आपने पर्टिकुलर आपकी कोई जो फेवरेट टीम है वो हार गई, तो आप उसमें ये बोलोगे कि ये तो मुझे पता था इन्होंने आज हारना ही है। तो कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो जिसका कंक्लूजन आपके अगेंस्ट या आपके फॉर में हो और आप उसको देख के बोलो कि ये तो मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये ऐसा होगा ही, उसको बोलते हैं हाइंडसाइट। एंड द टेंडेंसी टू जज इवेंट्स एज मोर प्रिडिक्टेबल आफ्टर देयर अक्रेंस। मतलब आप कोई चीज़ हो गई है, उसका रिजल्ट आ गया है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैंने तो ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था। A dramatic real-life illustration of this effect was provided by launch of the Hubble Space Telescope. Shortly after the telescope reached orbit, it was discovered to have serious defect. Within a few days of the discovery, several officials stated that they had known all along that this might happen. In fact, the problem resulted from a failure to conduct certain tests. अभी बता रहे हैं कि ये ऐसा देखा था जब एक बार ही एक टेलीस्कोप का लॉन्च हुआ था 1990 में। इस टेलीस्कोप का नाम था हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये हमने पढ़ा भी है फिजिक्स वगैरह में, बहुत नाम इसका सुना हुआ है। तो इसमें जब इनको लॉन्च किया था तो ये जब ऑर्बिट पे पहुंचा था तो वहाँ पे ये ख़राब होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे इसके जो ख़राब था वो बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गया इसके अंदर। अब क्या हुआ, जब ये शुरू हुआ तो काफ़ी सारे ऑफिशियल्स थे नीचे, जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमें तो पता ही था कि ऐसे ख़राब हो जाएगा। और ख़राब क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ज़रूरी टेस्ट नहीं किए थे जो उसमें करने ज़रूरी थे। अब क्या यहाँ पे वो लोग सही थे कि वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही था इसने ख़राब होना है। So existing evidence on the hindsight effect cast considerable doubt on this possibility. So in many studies conducted in widely different contexts, learning that an event occurred causes individual to assume
that they have predicted it more accurately than is really the case. तो यहाँ पे क्या है कि वो ये जो रीजनिंग दे रहे थे कि हमने टेस्ट नहीं किया तो खराब तो होना ही था, जबकि ऐसा नहीं था, ये उनका हाइंडसाइट इफेक्ट था, जो जैसे कईयों की आदत है कि रिजल्ट देखने के बाद बोलते हैं कि हमें पता था यही रिजल्ट आएगा। तो ये भी एक एरर होती है जो हम कई बार करते हैं अपने कंक्लूजन में। अब क्या इस चीज को कोई काउंटरैक्ट कर सकता है? हाइंडसाइट इफेक्ट को कोई रोक सकता है? If individuals are asked to explain a reported outcome along with possible outcome that did not occur, they are better able to recall their actual views before learning of the event and this reduces the hindsight effect. तो कह रहे हैं कि जैसे किसी भी इवेंट का कंक्लूजन आप किसी से पहले ही पूछ लो कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या कंक्लूजन होगा, उसको एक्चुअली में उसको कंक्लूड होने से पहले, मतलब जो इवेंट हो रहा है उसके खत्म होने से पहले ही, जैसे टेलीस्कोप लॉन्च होने से पहले ही अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपको क्या लगता है कि ये टेलीस्कोप सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा, अगर उन्होंने पहले ये चीज़ बोल दी थी कि ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा, ये खराब नहीं होगा, तो वो अपना हाइंडसाइड इफेक्ट है ना, वो बाद में नहीं दिखा सकते, फिर वो नहीं बोल सकते कि हमें तो पता ही था कि खराब होगा, क्योंकि उनको याद रहेगा कि उन्होंने पहले कुछ और बोला है। तो इस तरीके से अगर आप पहले ही कंक्लूजन किसी से पूछ लो तो हाइंडसाइड इफेक्ट कम हो सकता है। And other people may also reduce the hindsight effect by calling attention to the fact that they were that they too were surprised by the event. तो हाइंडसाइट इफेक्ट से और क्या चीज़ कैसे आप कम कर सकते हो? जब आप इस तरीके से रिएक्शन देखो कि कोई अगर देख रहा है कि वो कोई चीज़ जैसे टेलीस्कोप है वो फेल हो गया, तो आप रिएक्शन ऐसा दो कि बहुत सरप्राइजिंग है कि ये फेल हो गया, ये तो बहुत मुश्किल था प्रिडिक्ट करना कि ये फेल हो सकता है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि हाइंडसाइट इफेक्ट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारी थिंकिंग या रीजनिंग में एरर की तरह काम करती हैं जब हम कंक्लूजन को गलत तरीके से ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कंफर्मेशन बायस को समझाया हुआ है कि एविडेंस विद कंसिस्टेंट विद प्रेजेंट व्यूज, नोटिस्ड, एनकोडेड, प्रोसेस्ड एंड रिमेंबर्ड, प्रेजेंट व्यूज मेंटेन, स्ट्रेंथन। Evidence not consistent with present views, not noticed, not encoded and processed, मतलब आपका जो व्यू है, आपका जो बिलीफ है, उससे रिलेटेड आपको कोई एविडेंस मिला, आपने उसको अपने माइंड में रजिस्टर कर लिया और आपके व्यूज और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, आपके बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। लेकिन अगर कोई ऐसा एविडेंस मिला जिसने आपके व्यूज के अगेंस्ट है, तो आपने उसको नोटिस ही नहीं किया क्योंकि वो आपके व्यूज के अगेंस्ट जा रहा था। तो ये कंफर्मेशन बायस इन्होंने समझाया हुआ है। तो ये हमने एरर्स इन रीजनिंग पढ़े हैं सारे। अब इसके आगे का जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।